देश के कई राज्यों में तिरंगे का अपमान। गुस्साए सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बता दिया क्या है इलाज। अश्वनी उपाध्याय से एक्सक्लूसिव बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं रमता चौधरी। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो इसी देश का खाते हैं, कमाते हैं और फिर जब बारी आती है देशभक्ति दिखाने की तो सबसे पहले उल्टे पांव भागते हैं। और जब जब मौका मिलता है, जिसे जिसे मौका मिलता है और जिस तरीके से मौका मिलता है, छोड़ते नहीं है देश का अपमान करने से। हाल ही में हमने अपना 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया। देश में हर्षोल्लास था, देशभक्ति के रंग में हम सब सराबोर थे। लेकिन इस बीच कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने हम सब का सिर शर्म से झुका दिया। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। आप चाहे कर्नाटक का जिक्र कर लीजिए, आप चाहे उत्तराखंड का जिक्र कर लीजिए। मैंने कई वीडियोस राजस्थान से सामने आए हुए देखे जिनमें राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जा रहा था। इनफैक्ट असम में तो बाकायदा एक स्कूल की प्रिंसिपल जो 15 अगस्त को ध्वजारोहण कर रही थी, वो 16 अगस्त को जितने गंदे तरीके से उस झंडे को उतारती है ना, मतलब देखकर भी गुस्सा आ जाए। तो चाहे असम हो, चाहे उत्तराखंड हो। मेरे साथ आज सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। और आपसे समझना चाहूंगी कि अमूमन ऐसा होता है तो एक्ट लग जाता है, मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन ये सब रोकथाम का भी कोई इलाज है क्या? क्योंकि ये तो सीधा सीधा विचारधारा का खेल है। विचारधारा शायद मतभेदों में होती है, हिंदू मुसलमान तो हमारे देश में होता ही है, लेकिन देशभक्ति दिखाने की जब बारी आए तो कैसे अपमान करना, कलमा लिख देना, इस्लामिक नेशन बनाने की बात करना, अशोक चक्र हटा के लिख देना कि इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। मतलब क्या चल रहा है ये? या अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है? कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं ऐसे। देखिए, माँ के पेट में कोई न हिंदू होता है, न मुसलमान, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात। माँ के पेट में भ्रूण होता है, बच्चा होता है। ये जो कुछ होता है वो पैदा होने के बाद में होता है। पैदा होने के बाद में जो बच्चा है वो हिंदू बनेगा कि मुसलमान, इस बात पे डिपेंड करता है उसके माता पिता उसको कैसा संस्कार दे रहे हैं। उग्र बनेगा या शांत बनेगा, ये डिपेंड करता है उसके घर का माहौल कैसा है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जिस पाक नापाक की सोच ने भारत का विभाजन कराया था, वो पाक नापाक की सोच खत्म नहीं हुई है, बल्कि वो पाक नापाक की सोच बढ़ रही है। जिस वो सोच ने कि नहीं हम जिस किताब को पढ़ते हैं वही किताब पढ़ने लायक है, हम जिसको फॉलो करते हैं वही फॉलो करने लायक है, हम जिसकी इबादत करते हैं वही इबादत योग्य है, वो जो सोच है वो अलगाववादी सोच खत्म नहीं हुई है। एक तरफ कहते हैं सबका मालिक एक। अरे जब सबका मालिक एक है तो नीचे वाले से फिर भेदभाव क्यों करना? अगर उसने सबको माँ के पेट में 9 महीने रखा और फिर अगर आप कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, जो हमें हमारी किताब को मानेगा वो तो पाक, जो हमारी किताब को नहीं मानेगा नापाक, तो स्वाभाविक सी बात, आप तो ऊपर वाले के खिलाफ काम कर रहे हो। ऊपर वाला न जाति के आधार पर भेदभाव करता है, न भाषा के आधार पर भेदभाव करता है, न क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करता है, न कपड़े के आधार पर भेदभाव करता है। वो किसी आधार भेदभाव नहीं करता। भेदभाव नीचे वाले करते हैं, नीचे वाले ऊपर वाले का नाम लेके भेदभाव करते हैं। अभी जो आपने कहा कि भारत में कई स्थानों पे तिरंगे का अपमान किया गया, तिरंगों के पैर से मतलब लिखा गया, बीच में जो अशोक चक्र था उसको हटा दिया गया, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में जो नेशनल ऑनर एक्ट है, जो संविधान का अपमान करने पे, तिरंगा का अपमान करने पे, राष्ट्रगान का अपमान करने पे जिसमें सजा का प्रावधान है, वो 1971 में बना था। वो महा घटिया और महा सड़ा हुआ कानून है। किसी भी देश में जो वहां के नागरिक होते हैं वो तभी ठीक से काम रहते हैं, ठीक से काम करते हैं जब शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। ना हमारी शिक्षा में संस्कार है, ना कानून का खौफ है। मुगल चले गए, लेकिन मुगलों द्वारा शुरू किया गया मदरसा आज भी चल रहा है। अंग्रेज चले गए, मैकाले चला गया, लेकिन फिर भी मैकाले द्वारा शुरू किया गया मॉन्टेसरी स्कूल, मिशनरी स्कूल और मैकाले स्कूल आज भी चल रहा है। भारत आजाद हो गया, लेकिन भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी, वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था, आज तक हमने लागू नहीं की। मैं तो कहता हूं कि अगर भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू हो जाए कम से कम 10वीं तक, और भारत की शिक्षा जो हमारी शिक्षा थी, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम सिखाया जाता था, नारी तू नारायणी सिखाई जाती थी, सर्वमंगल मांगल्य सिखाया जाता था, सर्वे भवन सुखरे सिखाया जाता था, वो शिक्षा लागू हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जब तक ये मदरसा चलेगा, जब तक ये मैकाले का स्कूल चलेगा, ये अलगाववादी सोच खत्म नहीं होगी। जिस सोच ने भारत पाकिस्तान का विभाजन कराया, जिस सोच के कारण अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो गए, जिस सोच के कारण पाकिस्तान में हिंदू खत्म होने वाले हैं, लगभग खत्म ही हो गए, जिस सोच के कारण बांग्लादेश में भी हिंदू लगभग खत्म हो गए, जिस सोच के कारण मलद्वीप मालदीव बन गया,
ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान बन गया, वो सोच आज भी खत्म नहीं हुई है। तो इस सोच को बदलने का तरीका यही, एक तो समान शिक्षा हो, दूसरा हमारे पास संविधान का, राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का अपमान करने पे कोई कठोर दंड का प्रावधान नहीं है। मैं तो कह रहा हूं इसको देशद्रोह घोषित करना चाहिए। बिल्कुल। संविधान, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का अपमान, इससे बड़ा कोई देशद्रोह नहीं। इसलिए अब समय आ चुका है, ये जो बीएनएस है इसमें एक चैप्टर जोड़ना चाहिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू क्या बोलते हैं ये अपना नेशनल ऑनर, कि जो राष्ट्र का सम्मान है उसका, अगर जो हमारे संविधान का अपमान करे, जो हमारे राष्ट्रगान का अपमान करे, जो हमारे राष्ट्रध्वज का अपमान करे, ऐसे लोगों को 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। जो राष्ट्रध्वज का अपमान कर रहे हैं या राष्ट्रगान का अपमान, मैंने कई बार देखा है राष्ट्रध्वज का अपमान कर रहे हैं, वंदे मातरम गाया जाता है, खड़े नहीं होते, वंदे मातरम नहीं गाते, भारत माता की जय नहीं बोलते, और कहते जी हमारे राष्ट्रभक्ति के ऊपर संदेह मत करो। मतलब ये तो गजब की बात है। तुम वंदे मातरम बोल नहीं सकते, भारत माता की जय बोल नहीं सकते, अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान कर नहीं सकते, और फिर कह रहे हो हमको जी फ्रीडम है, हमको संविधान ने फ्रीडम दिया हुआ है, और हमें जो है आप हमारे राष्ट्रभक्ति पे शक भी मत करो। मुझे लगता है इसका एक ही तरीका है, कानून का खौफ। पूरे दुनिया में आप देख लीजिए, जहां लोग बिल्कुल सही तरीके से रह रहे हैं वहां कानून का खौफ होता है। और नम्रता जी, व्यक्ति जो है ना, उसका स्वभाव नियम कानून के हिसाब से बदलता है। जैसे वही व्यक्ति जब ट्रेन में चलता है, वो मूंगफली खा खा के छिलका फेंकता रहता है, चाय पिएगा कुल्हड़ वहीं रख देगा, ठीक है, गंदगी फैलाएगा, डायपर वहीं फेंक देगा, एक आध बार तो पान की पिचकारी भी मार देगा। वही व्यक्ति जब मेट्रो में चलता है, या आपकी अभी जो ये नई चली है रैपिड मेट्रो, उसमें उसका अलग व्यवहार रहेगा। और वही व्यक्ति जब एयरपोर्ट पे जाएगा, उसका बिल्कुल अलग व्यवहार रहेगा। तो व्यक्ति वही है, उसका व्यवहार बदल रहा है। ट्रेन में अलग व्यवहार, मेट्रो में अलग व्यवहार, एयरपोर्ट पे अलग व्यवहार। क्यों? क्योंकि तीनों जगह के कानून अलग है, बिल्कुल। तीनों जगह की पेनाल्टी अलग है, तीनों जगह की जो मॉनिटरिंग है सीसीटीवी की, वो बिल्कुल अलग है। वहां अगर कुछ गड़बड़ करेगा, पूरी जिंदगी भर के लिए पता चला बैन हो गया, वो फ्लाइट पे चल ही नहीं सकता। वो जो खौफ है ना, उसकी वजह से व्यक्ति सही रहता है। ये जो चल रहा है भारत में आजादी के नाम पे, वो भारत को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। ये जितनी हमने आजादी दे दी है ना, संविधान कहता फ्रीडम ऑफ स्पीच, सच बोलने का अधिकार है, लोग झूठ बोले जा रहे हैं। संविधान कहता है आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन, लोग कन्वर्जन किए जा रहे हैं। संविधान कहता है कि आपको जो भारत का संविधान का आर्टिकल 51 है, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत का संविधान का सम्मान करना है, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है। आर्टिकल 51 में साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन हमने क्या किया, लिखा तो है, लेकिन जो नहीं करेगा उसका क्या होगा, उसके लिए हमने दंड नहीं बनाया। तो एक तरीके से एडवाइजरी हो गई, हाँ भैया राष्ट्र का सम्मान करो, भारत माता की जय बोलो, भारत का सम्मान करो, राष्ट्रभक्त बनो। जो नहीं करेगा उसका क्या? नहीं करोगे क्या, उसका तरीका यह है, ये सिटीजनशिप एक्ट है 1955 वाला, इसको बदलिए, नया कानून बनाइए, एक सिटीजन चार्टर लागू करिए। सिटीजन चार्टर में लिख दीजिए कि भैया ये आप अगर भारत के नागरिक तभी तक हैं जब तक आप ये काम करेंगे। आप भारत माता की जय बोलेंगे, वंदे मातरम की जय बोलेंगे, सच बोलेंगे, राष्ट्र का सम्मान करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे, तब तक आप भारत के नागरिक हैं। आपने अगर कुछ भी गड़बड़ किया, आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% लोग राष्ट्रभक्त बन जाएंगे। सही बात। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और आजादी के नाम पे जो आजादी गैंग बना हुआ है, और जो भारत को दोबारा फिर से विभाजन करने का सपना देख रहा है, जो कह रहा है हम गजवा हिंद कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो इसीलिए चल रहा है, हमने छूट दे रखी है। सिंगापुर में ऐसा नहीं होता, जापान में तो नहीं होता, अमेरिका, चाइना में भी तो हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हर रिलीजन के रहते हैं। क्या मजाल की चाइना में यहीं पे सबको दिक्कत है। आज तक आपने कभी सुना कि जो चीन का झंडा है उसका किसी ने अपमान किया हो, सिंगापुर के झंडे का किसी ने अपमान किया हो, जापान के झंडे का किसी ने अपमान किया हो, अमेरिका के झंडे के किसी ने अपमान किया हो, रूस के झंडे का अपमान किया हो, भारत के ही झंडे का अपमान क्यों होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, आजादी के नाम पे हमने फालतू की आजादी दे रखी है। जब तक इनको, कहते हैं भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होए न प्रीत। सही आदमी नागरिक तभी बनेगा जब उसके अंदर भय होगा। भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित। हमने ह्यूमन राइट के नाम पे, मानवाधिकार के नाम पे, हमने जो दानवों को अधिकार दे दिया। मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं होता। हमने जो दानव है, जो राक्षस है, जिसकी राक्षसी प्रवृत्ति है, राक्षस कोई ऐसा नहीं वो 4 सिंह वाला रहेगा, अरे वो भी इंसान ही है, बस उसकी प्रवृत्ति राक्षसी है। तो जो राक्षसी प्रवृत्ति को कंट्रोल करने के लिए कानून का खौफ होना चाहिए, न्यायिक व्यवस्था का खौफ होना चाहिए। भाई इतने दिन से लोग अपमान करते आ रहे हैं, झंडा जलाते आ रहे हैं, झंडा कुचलते आ रहे हैं, ठीक है, पता नहीं क्या क्या करते आ रहे हैं। अगर 10-20 की नागरिकता हमने खत्म कर दिया होता, 10-20 को हम 10-5 साल के लिए हमने सजा दे दिया होता,
कुछ तो एक्शन लिया होता। 10-20 लाख रुपए का उनके ऊपर, जितनी उनकी नौकरी है उसके हिसाब से उनके ऊपर पेनल्टी लगा दिया होता। नहीं करता कोई। वो कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी होती है। अगर आप गलत काम कर रहे हैं, आपके सजा नहीं मिलेगी, तो एक तरीके से आप प्रमोट कर रहे हैं। एक व्यक्ति राष्ट्रीय झंडे का अपमान कर रहा है, उसको सजा नहीं हो रही, तो 4 आदमी और उससे मोटिवेट हो जाएंगे, चलो हम भी अपमान कर लेते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपमान किया ना, कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। ये कारण है जो ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वीर सावरकर जी, चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने इस भारत का सपना नहीं देखा। फांसी पे चढ़ते हुए उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि हम जिसके लिए हम फांसी पे चढ़ रहे हैं वहां ऐसी अराजकता हो जाएगी। बड़ा सुंदर उनका सपना रहा होगा कि देश आजाद हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, अलगाववाद खत्म होगा, जिहाद खत्म होगा, कट्टरवाद खत्म होगा, भारत दोबारा सोने की चिड़िया बन जाएगी। ऐसा अदरवाइज कोई सामान्य चीज के लिए फांसी थोड़ी चढ़ जाता है। सही बात। चंद्रशेखर जी ने अपने आप खुद को गोली मार लिया, सोचिए ना कितनी राष्ट्रभक्ति रही होगी। भगत सिंह ने सीधे जाके बम फेंक दिया, कितनी राष्ट्रभक्ति रही होगी। हमारे उन फ्रीडम फाइटर का सपना साकार नहीं हुआ, और उसका बड़ा कारण यह है, हमने गुलामी की पुलिस व्यवस्था नहीं बदला, हमने गुलामी की न्यायिक व्यवस्था नहीं बदला, हमने गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बदला, हमने गुलामी की शिक्षा नहीं बदला। आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, अभी भी गुलामी के नाम चल रहे हैं, गुलामी के निशान चल रहे हैं, गुलामी की कुरीतियां चल रही हैं, गुलामी की कुप्रथाएं चल रही हैं, गुलामी की शिक्षा चल रही है, गुलामी की पुलिस व्यवस्था है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की टैक्स व्यवस्था, सब कुछ गुलामी का चल रहा है। तो कहने को हम स्वतंत्र हैं, वास्तव में कोई तंत्र हमारा अपना नहीं है, सब सारे तंत्र, सारे सिस्टम गुलामी वाले चल रहे हैं। आपने जिक्र किया कि शिक्षा का बहुत महत्व होता है। ऐसे में उत्तराखंड से खबर आई कि मदरसा बोर्ड को खत्म किया जाएगा, एक फैसला आया, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? बहुत स्वागत योग्य फैसला है। और ये पूरे देश में क्या लागू नहीं होना चाहिए? जरूरत क्या है कि मदरसों में पढ़ाई कराई जाए? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारत का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था, कोई डेमोग्राफी के आधार पर नहीं हुआ था, मजहब के आधार, शुद्ध रूप से कि भैया हम पाक हैं, तुम नापाक हो, पाक नापाक एक साथ नहीं रहेंगे, इसलिए पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान, इसलिए उसको पाकिस्तान कहते हैं। जब मजहब के आधार पे बन चुका है, तो फिर मजहब के आधार पे नियम कानून क्यों? फिर मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों? फिर मजहब के आधार पे मदरसा क्यों? फिर मजहब के आधार पे स्कूल कॉलेज क्यों? फिर मजहब के आधार पे जामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी क्यों? फिर मजहब के आधार पे लोन वजीफा क्यों? फिर मजहब के आधार पे कोचिंग क्यों? फिर मजहब के आधार पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये जो कुछ मजहब के आधार पे चल रहा है नम्रता जी, ये इस भारत के संविधान का सीधे सीधे वायलेशन हो रहा है। आम जनता चूंकि पार्टियों की मानसिक गुलाम हो चुकी, इसके लिए खिलाफ आवाज नहीं उठा रही है। मैं धामी जी को धन्यवाद दूंगा। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, जिसपे शायद चर्चा नहीं होती, भारत के संविधान में मदरसा शब्द एक भी बार नहीं लिखा है, तो वक्फ भी नहीं, एक भी ना भारत के संविधान में WAQF है, ना भारत के संविधान में MADA RA ऐसे है, मदरसा है। इसके बावजूद मदरसा चल रहा है, मदरसा बोर्ड बना हुआ है, मदरसे की डिग्री वैलिड हो रही है, लोग मदरसे की डिग्री ले लेके सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, कोई पेशकार बन रहा है, कोई जो है हवलदार बन रहा है, कोई कांस्टेबल बन रहा है, कुछ क्या क्या बनते चले जा रहे हैं। जबकि भारत का संविधान का आर्टिकल 27 ये कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं होगा। ये आर्टिकल 27 कहता है। मदरसे में सर्वमंगल मांगल्य सर्वे भवन सुखिना प्रमोट नहीं होता। मदरसों में वसुधैव कुटुंबकम का भाव प्रमोट नहीं होता। मदरसों में जो है सबका साथ सबका विकास का भाव प्रमोट। मदरसा शुद्ध रूप से मजहबी तालीम केंद्र है। मदरसा मतलब सर्वांगीण विकास नहीं करता, मदरसा केवल और केवल मजहब को प्रमोट करता है। और आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए रुपए खर्च नहीं करने। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि किसी भी स्कूल में मजहबी तालीम नहीं होगी। आर्टिकल 28 में कहा है कि किसी भी स्कूल में मजहबी तालीम नहीं होगी। फिर आर्टिकल 30 भी कुछ कहता है। और आर्टिकल 30 कहता है कि जो भारत में अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, मुस्लिम नहीं, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, वो अपना स्कूल खोल सकते हैं। आर्टिकल 30 अपना स्कूल खोलने के लिए कहता है। सरकार को नहीं कहता कि तुम स्कूल खोल के दे देना। सरकार को नहीं कहता कि तुम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खोल के दे देना और वेतन भत्ता वहां के टीचरों को तुम देना। आर्टिकल 30 ये नहीं कहता कि तुम जामिया यूनिवर्सिटी खोल देना, जामिया यूनिवर्सिटी में सारे प्रोफेसर लेके वाइस चांसलर को वेतन भत्ता तुम देना। आर्टिकल 27 कह चुका 1 रुपए खर्च नहीं करना। आर्टिकल 28 कहता है मजहब को कोई मजहबी किताब नहीं चलेगी। और आर्टिकल 30 में जो कहा गया है, मैं आपको अच्छा हुआ आपने कह दिया, आर्टिकल 30 में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए अधिकार दिया है।
मजहबी तालीम के सेंटर नहीं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और मदरसे में अंतर है। बिल्कुल। मदरसा मजहबी तालीम सेंटर है। आर्टिकल 30 ये कहता है कि जो भी माइनॉरिटी है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, मतलब वो 10वीं 12वीं का स्कूल खोल सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते हैं, मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, सेकुलर यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, वो स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं। वहां पर भी मजहबी तालीम नहीं दी जाएगी। नहीं देना। नहीं, और दूसरी बात आप कह रहे हैं माइनॉरिटीज को ये हक है, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को थोड़ी। दूसरा माइनॉरिटी कौन होगा? अरे भाई, जिसकी पूरे भारत में संख्या 1 लाख हो, या पूरे भारत में जिसकी संख्या 5 लाख हो, या पूरे भारत में जिसकी, चलो भारत बड़ा है तो जिसकी संख्या 10 लाख हो, वो माइनॉरिटी कहलाएगा। मतलब बहाई को माइनॉरिटी कह सकते हैं, पारसी को पारसी को भी कह सकते हैं, यहूदी को भी माइनॉरिटी कह सकते हैं। बस इसके अलावा भारत में और किसी को माइनॉरिटी का दर्जा मिल ही नहीं सकता, कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार, इंटरनेशनल प्रैक्टिस के अनुसार। क्यों? क्योंकि जैन, बौद्ध, सिख सनातन के पार्ट है, तो वो माइनॉरिटी हो ही नहीं सकते। वो तो सनातनी हो गए, वो भारत के रहने वाले। मुस्लिम इसलिए नहीं हो सकते माइनॉरिटी क्योंकि पहली बात तो यहीं के रहने वाले हैं, कन्वर्ट हुए हैं और हुए भी हैं, आज उनकी संख्या 20-25 करोड़ हो चुकी। क्रिश्चियन इसलिए भी नहीं हो सकते, वो भी उनकी संख्या करोड़ों में है। माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ नहीं होती, माइनॉरिटी की यूनिट या तो सैकड़ा होती है, या माइनॉरिटी की यूनिट 1000 होती है, कुछ 100 लोग या कुछ 1000 लोग। सही बात है, या करोड़ों लोग नहीं। माइनॉरिटी की यूनिट लाख हो सकती है कि कुछ लाख लोग, माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ नहीं होती है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, ये वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, ये मदरसा बोर्ड, ये मदरसे की डिग्री, ये मजहब के आधार पे लोन वजीफा, मजहब के आधार पे कोचिंग, ये संविधान के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड है। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है। ये माइनॉरिटी के नाम पे 1 रुपए खर्च नहीं होना चाहिए, और माइनॉरिटी के नाम पे जितने नियम कानून चल रहे हैं, आयोग चल रहे हैं, बोर्ड चल रहे हैं, ट्रिब्यूनल चल रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। मेरी पीआईएल चल रही सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो कई सारे मुद्दे इसमें डिस्कस हो गए। शुरुआत हमने किसी और टॉपिक से की थी, लेकिन कुल मिलाकर ये वो चीजें हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे है और आप तक पहुंचनी चाहिए। इन सारे मुद्दों की सच्चाई जो हमने कोशिश की आपको पहुंचाने की। फिलहाल इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया अश्वनी जी, ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी आप और खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।